देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च खत्म करते वक्त वफाकी हुकूमत को 6 रोज की मोहलत दी थी कि मुतालबा किया था इस दौरान असेंबली तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। इस मोहलत को खत्म हुए 1 रोज अब बाकी है ऐसा, लेकिन महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब जल्द लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम तश्कील नहीं दे पाए। शायद इन्हें पहली दफा अंदाजा भी हो रहा है कि जब सियासी जमात अपने वसाइल की बुनियाद पर लॉन्ग मार्च करती है तो किन किन मुश्किलात और कठिन मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज से एक हफ्ता पहले मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम को देखते हुए हर शख्स नए इलेक्शन का मुतालबा करा था, मगर अब कुछ हालात तब्दील नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बैकफुट पर जाने से इत्तेहादी हुकूमत मजबूत हुई है, जिसके तहत हुकूमत इमरान खान की शर्तों पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार भी नहीं है। आज से एक हफ्ता पहले इत्तेहादी हुकूमत के पास ऑप्शन महदूद थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के पास ऑप्शन महदूद हैं। इमरान खान साहब की अब की बार अदालत से रूलिंग बार बार मांग रहे हैं, उनके मार्च के लिए रास्ते खुले रखे जाएं। इस हवाले से कल इमरान खान साहब ने क्या कहा था, आइए वो आपको दिखाते हैं। और हम इनसे सुप्रीम कोर्ट से अब रूलिंग ले रहे हैं कि बताएं कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है या नहीं पुरअमन एहतजाज का। हमारा क्या, हम इस मुल्क में अगर ये डेमोक्रेसी है और अभी आर्टिकल 14, 15 कॉन्स्टिट्यूशन के कोट किए गए हैं, राइट टू असेंबली, राइट टू मूवमेंट, और किस बेसिस के ऊपर इन्होंने हमें रोका था, कैसे रोक सकते हैं पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर को कैसे। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान साबेदारों पर दबाव डालकर सियासी तौर पर कुछ आसानी पैदा कर सकते हैं? क्या इलेक्शन में ताखीर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयानिए को कमजोर कर सकती है? दूसरी जानिब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद रवैया सख्त कर दिया है। हुकूमत इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हर इकदाम को हर हाल में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इसके लिए अवाम पर रियासती जबड़ के पहाड़ ही क्यों न तोड़ने पड़े। आज मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बंद रास्ते खोलने से इंकलाब आता है ये कहा, और मरियम नवाज ने क्या कहा वो भी सुनवा देते मजीद। और फिर कहते, कल मैं इनकी एक खातून रुकन है उनका स्टेटमेंट पढ़ी थी, कहते हमारे लिए रास्ता खोले, फिर देखें इनकलाब कैसे आता है। इनकलाब रास्ते खुलने से नहीं आता, इनकलाब बंद रास्तों को खोलकर अपना रास्ता बना के आता है। ये तो खुद ही मशवरा देने वाली बात है। बहरहाल रास्ते बंद आपकी हुकूमत ने किए, जगह जगह कंटेनर खड़े आपकी हुकूमत ने किए, घरों में से कारकुनों को गिरफ्तार आपकी हुकूमत ने किया, और आज आप कह रहे हैं कि बंद रास्ते खोलने से इनकलाब आता है। बहरहाल साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के मार्च को रियासत मुखालिफ साजिश करार दिया है और तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकदमात दर्ज करने का इंदिया भी दिया है, जिसमें इमरान खान साहब और महमूद खान के बयानात पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। इनकी अपनी वीडियोस में ऑडियो वीडियो जो एविडेंस है उससे ही हम साबित करेंगे। हम अपने पास से कोई बात नहीं करेंगे, अपने पास से हम कोई नहीं कहेंगे कि जिन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। वो खुद ही बता रहे हैं कि हमने क्या किया है, क्या करने जो है वो हम जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मुकदमा जो है ये दर्ज होगा और इस फसादी टोले को जो मुल्क में फितना और फसाद फैलाने पे तुला हुआ है, जो कौम को तकसीम करना चाहता है, कौम के जवानों को गुमराह करना चाहता है, इसे करार वाक़ई जो है वो सज़ा मिलेगी और इनको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा। नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में महंगाई इस मुल्क का सबसे इशू बड़ा बन चुका है। रोजमर्रा की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। आवाम को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में सियासी मुखालफिन से इंतकामी कार्रवाइयां करने में लगी हुई है। आज ही की खबर है कि हुकूमत ने खाद की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। दूसरी तरफ आज ही की खबर है कि बिजली के नर्ख बढ़ाने की बात हो गई है। तो ये जो सारी इस वक्त सिचुएशन है, इस सिचुएशन में वो बयानिया जो महंगाई मुकाम मार्च लेकर निकला था, वो जमातें जो महंगाई मुकाम मार्च के धरने, जलसे, जुलूस और मार्चेस में शामिल थी, पेश थी, वो अब क्या ये सब कुछ कर रही हैं। एक तरफ मुसद्दिक मलिक साहब कल कहते हैं कि जी जहर खाने को पैसे नहीं है, तो दूसरी तरफ आज
करोड़ों रुपए के इश्तिहारात अखबारों की जीनत बने हुए हैं, जिसके ऊपर शदीद तनकीद का सामना है सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूदा हुकूमत को। ये सब चीजों पर जी बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा जबरदस्त आज पैनल है एंड आई एम वेरी श्योर कि आज के पैनल के साथ जी कोई ना कोई डिबेट और डिस्कशन का कंक्लूजन निकलेगा। सबसे पहले मौजूद है जी शौकत बसरा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं आजिज धामरा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। और मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब हैं वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर हैं इस वक्त जी हुकूमत से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया एंड आई एम वेरी श्योर कि आज की हमारी डिस्कशन और डिबेट से कोई ना कोई कंक्लूजन की तरफ हम जाएंगे। आप तीनों बड़े ही जबरदस्त किस्म के पार्टिसिपेंट हैं अपनी अपनी जमात के, और पॉलिसीज से भी वाजे तौर पर आप लोग उसमें शामिल भी होते हैं, आपको पता भी होता है कि पॉलिसीज क्या बन रही है क्या नहीं हो रहा। सबसे पहले मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊंगी। आने का मकसद यही है कि इस वक्त जो महंगाई का तूफान आ रहा है, वही महंगाई का तूफान जिसकी निशानदेही आप 3.5 साल करते रहे इमरान खान साहब की हुकूमत में, उससे पहले भी जो है आप हमेशा इसी जोड़ तोड़ में लगे रहे कि जी आवाम को रिलीफ मिले। बट नाउ सो फार अब क्या हो गया है ऐसा कि एक तरफ मुसद्दिक मलिक साहब ये तक कहते हैं कि जी जहर खाने को पैसे नहीं है इस वक्त हुकूमत के पास, फिर दूसरी तरफ आज ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है शदीद किस्म का कि जी करोड़ों रुपए के जो इश्तिहारात हैं वो अखबारात में लग रहे हैं। जी जी मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। असल में जो अब सूरत हाल है उस पे हमारा तो ये ख्याल था कि जो सबका हुकूमत है, जो उनकी गुज़श्ता 4 सालों की पॉलिसीज हैं, उनके नतीजे में जो हालात पैदा हुए हैं वो सबके सामने हैं। और उस हुकूमत को उसके खिलाफ जो हमारा मार्च था या हमारा एहतजाज था या जो हम उन पर तनकीद करते थे, वो उनकी माशी पॉलिसियों की वजह से करते थे। और ये पहली दफा इस तरह हुआ है कि एक हुकूमत ने अपोजिशन को या बाकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को नहीं किया, ख्वाह वो मैशत की तबाही के हवाले से हो, ख्वाह वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से हो, ख्वाह वो जो नेटिव फोर्सेस का इनखला हुआ है उस हवाले से हो, ख्वाह वो कश्मीर के इशू पे जो पसपाई हुई उस हवाले से हो। तो हमने तो अपोजिशन की हैसियत से उस वक्त अपना बड़ा पॉजिटिव रोल किरदार अदा किया था। लीडर ऑफ अपोजिशन जो अब वजीर आजम है, उन्होंने मिसाल के मैशत के हवाले से हाथ बढ़ाया था और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन वजीर आजम साहब जो उस वक्त के थे, जो अब इस्लामाबाद अपने घर भी नहीं आए जब से वो वजीर आजम नहीं रहे, तो उस वक्त वो बात भी नहीं करना चाहते थे। तो आज भी हमारा मौक़िफ़ यही है कि आज जो पाकिस्तान में एक ऑयल प्राइसेस के फैक्टर को छोड़ के बाकी जो इकॉनमी के मसाइल हैं, वो गुज़श्ता 3 सालों की गलत पॉलिसियां, 3 सालों की गलत फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से आज पूरी कौम भुगत रही है। और सबसे बड़ी चीज जो थी, अगर 2018 की पॉलिसियों को कंटिन्यू रखा जाता तो ये मुल्क माशी और इक़्तिसादी तौर पे आज इसकी हालत ये ना होती। जहां तक महंगाई का सवाल है, क्योंकि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस का और फूड इन्फ्लेशन का इफेक्ट बिल्कुल पूरी दुनिया में है, और ये हुकूमत चेंज हुए 45 दिन नहीं हुए, तो 45 दिनों में सारे निज़ाम को दुरुस्त करना और फौरी तौर पे अवाम को रिलीफ देना, ये सबको पता है कि मुमकिन नहीं है। उनका जो पिछले माली साल का बजट है वो अब इख्तिताम पजीर हो रहा है। नए माली साल के लिए हमने बजट पेश करना है इस हुकूमत ने। ये टफ चैलेंज है हमारे लिए। अगर मजीद ये साल डेढ़ रहते तो इनकी सियासी हैसियत और जमात खत्म हो जाती, लेकिन इस तबाही को बचाने के लिए हमने ये अपने ज़िम्मे लिया। आज ये 45 दिनों में ये जो 4 सालों की खराबियां हैं, उनको अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ठीक हो जाएंगी, इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन रखता हूं। कब तक मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, कब तक एक्सपेक्टेड है आवाम को के हालात बेहतर माफिया को भी कंट्रोल करेंगे, हाँ। और इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ भी देंगे और मैशत को दुरुस्त ट्रैक पे इंशाल्लाह ताला माशी बहरान से हम कब तक निकलेंगे? जब हमने हुकूमत छोड़ी थी उस पर फॉरेन रिजर्व्स क्या थे, और जब आज हमें मिली है तो क्या है
इस वक्त हुकूमत की ये पोजीशन है कि फोर्थ क्वार्टर की रिलीज के लिए जो माली ये बजट के अंदर हुकूमत फोर्थ क्वार्टर के लिए रिलीज के लिए भी पैसे नहीं है से बात की, वो को हमारी कारकर्दगी नहीं जो पिछली हुकूमत की कारकर्दगी थी। बहरहाल हम इंशाल्लाह ये चैलेंज इसलिए कबूल किए कि पाकिस्तान को शायद है सियासी हैसियत को दाव पे, सियासी मफाद को दाव पे लगाकर ये जो हुकूमत है ये कोलिजन गवर्नमेंट है, बहुत सारी सियासी जमातें हैं, तो ये एक तरह का कौमी कंसेंसस भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में अब आएगा। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है, अवाम को भी रिलीफ मिलेगा और जो पिछले इनके गुनाह हैं उनका भी हम कोशिश करेंगे कि ओके अच्छा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। मैं मुर्तजा साहब आप से इसलिए भी अभी नेक्स्ट उसमें भी बात करूंगी, बहुत सारे सवाल आते हैं इसलिए भी क्योंकि काबीना का भी आज इजलास हुआ है ना, ऑफ कोर्स यू द मिनिस्टर आप वहां बैठे हुए, मैं उस पर भी कुछ चीजों पे बात करूंगी, लेकिन नेक्स्ट टर्म में आती हूँ। मैं जरा शौकत बसर साहब की तरफ जाती हूँ। शौकत बसर साहब, टोटली कोलैप्स जो इस तक सिचुएशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसर्निंग इस वक्त मामला अगेन एंड अगेन बार बार कहने पड़े माशी हालात है, क्योंकि आज भी जो सिचुएशन बनी हुई है, खाद के नोटिफिकेशन कमी का वापस हो जाता है फिर, और उसकी लेकिन सारी जिम्मेदारियां जो भी हो रही हैं, द राइट नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग कंप्लीटली कि जी उसका सारा किया कराया जो सारा मामला है वो आप लोग की गलत पॉलिसीज का नतीजा है। इकोनॉमी जो शैटर्ड हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ योर इकोनॉमिकल डिसीजंस जो कि आपने लिए, वो गलत डिसीजंस लिए हैं, सही ट्रैक पे नहीं है इकोनॉमी। इज दिस सो, इज दिस राइट? जी शौकत मिश्रा साहब। शौकत मिश्रा साहब आपको आवाज आ रही है? शौकत मिश्रा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? चले शौकत मिश्रा साहब से वी कनेक्ट अगेन। आई थिंक उनकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि मुझे नहीं उनकी आवाज पहुंच रही। लेट मी गो टू आजिज धामरा साहब। आजिज धामरा साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? आजिज साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके अच्छा आजिज साहब, मेरा सवाल अगेन वही है क्योंकि आप भी अब इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं। अब सवाल आप लोगों से ही बनता है कि जो इस वक्त सिचुएशन है उससे इकोनॉमी की, उसे बाहर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं आप मेजर इत्तेहादी जमात है इस वक्त नून लीग के साथ, आपने ठीक ठाक मिनिस्ट्रीज दी है फेडरल के अंदर भी, और अब कल पंजाब काबीना ने हल्फ उठाया है, उसमें भी आपके लोग बतौर वजीर के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो इससे किस तरह से इसको निकालेंगे इस सारे सिचुएशन से बाहर, क्योंकि जो इकोनॉमिकल क्राइसिस इस तक हम देख रहे हैं वो बहुत सीरियस लेवल के बढ़ते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मुआशी बहरान है वो इस हद तक का हमें पता था कि इन्होंने इस मईशत के साथ क्या कुछ खिलवाड़ किया है। हमारे पास दो ऑप्शन थे। नंबर 1 कि हम इस तरह हुकूमत ना लेते, क्योंकि इन्होंने मईशत के साथ जो गला घोंट के एक बिल्कुल मरीज वेंटिलेटर पे था, मईशत वेंटिलेटर पे थी इनके दौर में, उसको हमने पिक किया है और हुकूमत में आए हैं। तो हमें पता था कि इनके हिस्से की सारी तनकीद हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मगर हमारे सामने एक दूसरा ऑप्शन ये था कि क्या हम इस मुल्क को बचाने के लिए आगे ना बढ़े, क्या सिर्फ हम अपने ऊपर तनकीद से बचने के लिए दूर खड़े हो जाए कि जी ये 5 साल पूरे करें इनकी हुकूमत और मुल्क का सत्यानाश हो जाए। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है और उस न्यूक्लियर मुल्क जी इन जो खिलाड़ियों ने जो हालत की थी, जो अनाड़ी भी थे और जो साबित हुआ कि ना हुकूमत चला सकते हैं, ना बेहतर अपोजिशन चला सकते हैं, ना कोई अच्छी तहरीक चला सकते हैं, तो साबित किया इन्होंने कि इनका सारा गंद और मलबा जो है वो हमें उठा के दूर करना है। और इसमें डेफिनेटली 40 दौर की हुकूमत में हमारे हिस्से की जो तनकीद है वो बेशक होनी चाहिए, मगर अब जो बजट होगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम बेहतर तरीके से लेके आए। मगर अब तक सूरत हाल बहुत ही बुरी है और से सच्चाई नहीं थी, मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं थी कि हम सारी जमायतें सिर्फ तनकीद से बचने के लिए इनको कंटिन्यू करवाते। तो पहले तो हमने ये फैसला किया है। आपने भी जो इंट्रो दिया कि ये जो मार्च आ रहा था, देखें डे फर्स्ट से इन्होंने कहा था कि हमारा खूनी मार्च आ रहा है, और वो बात की थी शेख रशीद ने।
अब मुझे पता नहीं कि पीटीआई की कितनी क़यादत उस स्टेटमेंट से उनके साथ थी या नहीं थी, मगर खूनी इनकलाब लाने वाला, बच्चों को उकसाने वाला खुद डी चौक पे नहीं पहुंच पाया था। तो दूसरी तरफ रिदा, मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कहना चाहता हूं, मेरे मुंह में खाक, कि इन्होंने जो प्लान किया था कि इस्लामाबाद में कम से कम 200 लोगों की लाशें होनी चाहिए, क्योंकि इनका मकसद पाकिस्तान नहीं था, इनका मकसद जमहूरियत से भी नहीं है, इनका मकसद किसी इदारों से भी नहीं है, मगर इनका अल्लाह की जात जो है वो इन सारी शैतानी साजिशों को उन्होंने नाकाम किया कि एक दिन पहले एक बावर्दी सिपाही का मर्डर हुआ, उसको शहीद किया गया लाहौर के अंदर, उन्होंने मजम्मत नहीं की है पीटीआई वालों ने अब तक, और इनके लोगों के घरों से वो असला निकला, इसलिए ये डर गए। इनके अभी स्टेटमेंट है इनके चेयरमैन की कि हमारे लोग मुसल्लह थे इस्लामाबाद, मगर ये खुद नहीं पहुंच पाए। और खूनी इनकलाब आज सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि हमें परमिशन देगी सुप्रीम कोर्ट तो हम फिर निकलेंगे। अगर आप फिर निकलेंगे, अगर आप कहते हैं कि आपके ऊपर बहुत बड़ा तशद्दुद हुआ, ज्यादती हुई, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ थी, आपके लोगों को छुड़वाया उन्होंने, तो ये 15 की लिस्ट जो अभी आपने निकाली है कि आपकी सीनियर क़यादत जो है वो ठंडे ठंडे कमरों में बैठी रही, तो ये आपका फेल्यूर है या इसमें कोई हुकूमत की कोई बददियानती है? और पंजाब की क़यादत से जी वो लिस्ट पेश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में एक रिदा होता है कि कोई बच्चा अगर घर से नाराज हो जाए तो गुमनाम जगह पे जाने वाले बच्चे के लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो एक इश्तिहार देते हैं अखबार में, पहले तो देते थे, अब तो सोशल मीडिया का दौर है कि अगर आप वापस आ जाएं तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत को एक इश्तिहार देना चाहिए कि आप वापस बनी गाला आ जाए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। मतलब ये कौन सा इनकलाब है, ये कौन सी लीडरशिप है? आप कहते हैं कि कौम हमारे साथ है, आप अपने घर में आने के लिए तैयार नहीं है। जो घर में आने के लिए तैयार नहीं है, क्या अपने कोई इस मुल्क का माँ बाप बुजुर्ग अपने बच्चों को इस डरपोक लीडरशिप के लिए मरवाएगा? तो ये तो सूरत हाल है कि इन्होंने कहा था कि 100 दिन में हम मुल्क को ठीक कर देंगे, मईशत को ठीक कर देंगे। अभी ये इन्होंने जल्दबाजी में जितने भी इकदाम उठाने थे कि हम अपोजिशन करके इस हुकूमत को गिरा देंगे 1 महीने के अंदर, मगर आप अभी वापस चले गए। आपको वापस किसने भेजा? गिरफ्तार करके भेजा गया या आप खुद चले गए? तो इसलिए ना तो आप अपोजिशन कर सकते हैं, ना आप अच्छे अपोजिशन लीडर हैं, ना आप अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए थे। आपका गंद है, आपने मईशत को बिल्कुल वेंटिलेटर पे दाखिल किया था, उसको हम वापस आईसीयू में, उसके बाद वापस अपने रूम में शिफ्ट करेंगे, इंशाल्लाह उसको घर लेके आएंगे उस मरीज। ठीक है। अच्छा, मैं शौकत बसर साहब की वो बिल्कुल भयानक है। ठीक है अजीज, मैं शौकत बसर साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन मुझे एक कमर्शियल ब्रेक पे भी जाना है, तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, एक तरफ तो ये मामलात है जी जिसपे महंगाई के हवाले से कंसर्न है, दूसरी तरफ आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक मामला है, और वो ये कि पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी के दरमियान जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जंग बंदी का मामला भी उसकी भी पेशरफ्त हुई है। और ख़ास तौर पे इस हवाले से ख़ास तौर पे जो ज़राए ये बताते हैं कि जी पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान के दरमियान आर्जी जंग बंदी की जो मुद्दत है वो 30 मई को ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद अब ये जंग बंदी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए की गई है। अब इस हवाले से जो मुज़ाकरात भी हुए हैं वो काबुल में पाकिस्तानी वफ्द और कलअदम टीटीपी के दरमियान हुए हैं। इस हवाले से भी थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो क्या है इस वक्त और क्या होगा, उस हवाले से भी ज़रा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब की तरफ ज़रा आऊँगी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, ये जो आज डेवलपमेंट हुई है एक नई इस उसमें भी, तो ये अब इसमें जो फैसले किए गए हैं, ख़ास तौर पे डेफिनेट सी बात है आज कैबिनेट का इजलास भी था, उसमें भी डिस्कशन कोई इस हवाले से हुई है, और अब आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी इस सारे स्टेक पे? देखें, कुछ पिछले काफी अरसे से हम भी ये जो सरहदी इलाके हमारे वहाँ पे और पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी के जो वाकयात थे इनमें तेजी से इजाफा हो रहा था, और इस हुकूमत ने और वज़ीर-ए-आज़म
पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पे इस चीज को, इस दहशतगर्दी को एड्रेस करने के लिए इकदाम भी किए, हिदायत भी जारी की। और मैं समझता हूं कि हमारी हुकूमत की जो अव्वलीन तरजीह है वो अमन व अमान की है, और दहशतगर्दी से अपने मुल्क को बचाना है, वो भी उन अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तो इसी हवाले से ये बड़ी पेशरफ्त है कि बातचीत हो रही है, और हमारी ये कोशिश है कि मुज़ाकरात के जरिए इन मसाइल को हल किया जाए। और सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है कि पहले जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ गर्द कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है, उन हवाले से भी बड़े मुश्किल फैसले हैं। एक तरफ अपने मुल्क को अमन देना और इनकी तखरीबी कार्रवाइयों से बचाना, और दूसरी तरफ जो लोग पहले से इन कार्रवाइयों में शामिल थे उनके हवाले से ये फैसले मुश्किल काम है, लेकिन हुकूमत की ये अवलीन तरजीह है। इस हवाले से आज कैबिनेट में कोई बात नहीं हुई। ओके। कैबिनेट में जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू उठाए गए उनमें फर्टिलाइजर का इशू था, क्योंकि हमें अब फौरी तौर पे जो यूरिया की शॉर्टेज है वो एक बड़ा मसला बना हुआ है। तो जो बात आपने पहले की कि अच्छा, ये खाद की कमी का जो नोटिफिकेशन हुआ था आज कैबिनेट में भी आप कह रहे हैं बात हुई है, लेकिन वो वापस भी ले लिया गया, उसके क्या वजूहात बनी है मुर्तजा साहब? देखिए जी, ये जब सब्सिडीज दी जा रही थी तो ये मुख्तलिफ जराए से गायब हो गई यूरिया मार्केट से, और कुछ ये भी है कि कुछ एक माफिया, एक लॉबी है जो हुकूमत को नाकाम और अवाम में एक गैर यकीनी और तशवीश की सूरत हाल पैदा करने के लिए ऐसे इकदाम कर रही है। तो एक फैक्टर ये था, और दूसरा शॉर्टेज भी है, उसके लिए इंपोर्ट के लिए जो मंजूरी की पॉलिसी है उस पर भी गौर किया गया। तो हमारे लिए बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। देखें, ये कोई सियासी बात हम नहीं कर रहे कि हम ये कह रहे हो कि सब कुछ पिछली हुकूमत ने किया। 45 दिन का की हुकूमत से ये सारे निजाम की दुरुस्ती, जो सारा निजाम बिगड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। हाँ, ये हम जरूर चैलेंज करते हैं कि पिछले 4 साल दौर में जो हुकूमती कारकर्दगी है, अगर उसका मुआवजना 45 दिन की हुकूमत से किया जाए तो मेरे ख्याल से किसी हवाले से भी वो उनसे बेहतर होगी। ठीक है। शौकत बसरा साहब, आपको आवाज आ रही है अब? जी आ रही है। अच्छा, शौकत बसरा साहब की आवाज मुझे ऊंची दीजिएगा। शौकत बसरा साहब, आपसे बात नहीं हो सकी पहले, उसमें भी दोनों पार्टिसिपेंट ने बात करी, इकोनॉमी के हवाले से मैं प्योरली बात करी थी, और दोनों पार्टिसिपेंट का ख्याल यही था कि जी जो इकोनॉमिकल डिसीजंस आप लोगों ने लिए माजी में, उन्होंने इकोनॉमी प्लान को, मुल्क की इकोनॉमी को बैडली शैटर्ड किया है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं और सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। इज दिस सो? देखें, मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल में खुद आप स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि 6% जो आपका जीडीपी ग्रोथ है वो हमने बताया है, इसने बताया है। आपकी बम्पर क्रॉप्स हो रही थी, किसान आपका खुशहाल था, एक्सपोर्ट्स बेहतर थी, आपके इंडस्ट्रियल एरिया में काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन एरिया में काम हो रहा था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो आते तो चले, हमने तो हमारी वजह से चले, ये तो कह रहे थे ये तो बड़े सियाने लोग थे, बहुत अक्लमंद लोग थे, तजर्बाकार लोग थे, 4 बारियां इन्होंने पार्टियां ने हुकूमतें 11 पार्टी इकट्ठी हैं, CIA इनके साथ है, MI6 इनके साथ है, IMF इनके साथ है। अब इन्होंने क्या कर लिया है? इनसे पूछे ना, इन्होंने डॉलर को तो इन्होंने नीचे लेके आना था 100-125 पे, इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करवा दी, इन लोगों ने बिजली के रेट बढ़ा दिए। कम से कम आप जहाँ पे हम खड़े थे वहां से नीचे ले आते या वहीं रहने देते। हमने तो 1.5 महीने में आपने जो महंगाई का नाम रखा हुआ, इन्होंने अपने केसेस का नाम महंगाई रखा हुआ है। असल में कंसंट्रेशन इनकी जिस बात पे है वो एक बात पे है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने लूट मार, करप्शन के केसेस खत्म करना चाहते हैं। आप देख लें इनकी जो तरजीहात हैं, FIA के केसेस में लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं। जो आपका वजीर आजम, TT वाला, गोले वाला, पापड़ वाला, वजीरे वाला, बाकी सब पार्टियां भी 60% लोग जमानतों पे हों, तो इन्होंने अपने केसेस खत्म करने हैं। रिदा ये बात को समझ ले, ये कोई पाकिस्तानियों के लिए ये तो आए हैं, एक इम्पोर्टेड रिजीम लेकर आई है, इनको एजेंडा उनका नाफज करना है। उस एजेंडे में क्या है कि आपने इसराइल को तस्लीम करना है,
आपने इंडिया के साथ तजारत शुरू करनी है, आपने चाइना के साथ अपने तल्लुकात खत्म करने हैं, रशिया की तरफ आपने देखना नहीं है, और पाकिस्तान में ये इंतशार फैलाना चाहते हैं क्योंकि नहीं किसी को हजम हो रहा ये एटमी मुल्क। अच्छा भला चल रहा था, अच्छे भले हालात थे, ये आए हैं तजुर्बाकार, इन्होंने आते ही बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। हर तरफ देखें अनारकी अनारकी है, हर तरफ महंगाई है। अभी आप बता रही थी खाद का नोटिफिकेशन किया, यकीन माने मेरे इलाके के जिम्मेदार किसान जोड़ियां उठा उठा इनको बददुआएं दे रहे हैं। अच्छा इन्हें कहीं ना बड़े पॉपुलर हैं, ये तो इलेक्शन मांगते थे, ये कहते थे ये फ्रॉड असेंबली है, क्यों नहीं मुंह करते अवाम की तरफ, इनको पता चल जाए कि कौन अच्छा कौन बुरा है। बात सिर्फ इतनी है, इनको अल्लाह का नाम माने। आप लोगों को पाकिस्तान ने बहुत नाम दिया है, बहुत इज्जत दी है, अभी भी आपको अंदर जेलों में होना चाहिए था, आपको वजीर आजम बना दिया गया है, और कम अज कम अब तो डाके ना मारें। आज देखें कितने कितने बड़े बड़े इश्तिहारात, वो कल इनके मुसद्दिक मलिक साहब जो बिजली के वजीर हैं कहने लगे हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। आज मैंने अखबारें उठाई सुबह की, बड़े बड़े लंबे लंबे इश्तिहार, आज 58 लोगों को जहाज भर के ले गए टर्की में, आए हुए अभी 1.5 महीना हुआ है, चौथे मुल्क का दौरा कर रहे हैं। ये बताएं लेके क्या आए हैं? लेके ये आए हैं IMF की गुलामी में गए, उन्होंने कहा बढ़ाओ तेल, बढ़ाओ डीजल। यार हमने 22 अरब डॉलर के इनको रिजर्व दे के गए थे, 22 बिलियन के, कहां उड़ा दिए इन लोगों ने? और फिर कह रहे हैं कि ये हमारा बोया हुआ है। तो भाई अगर हमारा बोया हुआ है तो कम से कम हमारे पे रह तो जाते, जहां हम छोड़ के गए थे वहां तो रहने देते। आप लोगों ने तो वो जुल्म किया लोगों पे कि आज कंपैरिजन कर लें कि पेट्रोल 30 रुपए बढ़ा चुके, डीजल बढ़ा चुके, और उससे मुझे बताइए हर जगह पे एक वेव आई है महंगाई की। खा आटा है, चीनी है, घी है, जो दिहाड़ीदार आदमी है, जो मजदूर तबका है, और जो अच्छा कह रहे हैं हम 2000 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। ओ भाई आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दे रहे हो तो उसमें तो टोटल की टोटल खवातीन है, उनको कहां से पैसे दोगे आप? फिर 2000, हम 14,000 रुपए दे रहे थे। सो हालात अच्छे नहीं है। ये जितनी जल्दी चले जाए मुल्क की बेहतरी है, मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी है, क्योंकि जिस मकसद के लिए इनको अमेरिका लेकर आया है उस अमेरिकन एजेंडे पे हैं। मुल्क में ये खाना जंगी करवाना चाहते हैं, ये इंतशार फैलाना चाहते हैं, ये फितना फैलाना चाहते हैं। और अगर इनको ना रोका गया, मुझे समझ नहीं आती कि वो स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान के वो इदारे, अगर आपने वजीर बनाना हो तो जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस ना हो वजीर नहीं बनता। जहां पे इतने बड़े बड़े डाके हैं या वजीर आजम बन गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब अदारों को देखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है गहरी खाई में जा रहा है। पाकिस्तान के इस वक्त हालात खराब है, अवाम परेशान है, तो इनको फौरी तौर पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, मैं आजिज धामरा साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। आजिज धामरा साहब, ये जो बात कर रहे हैं खास तौर पे, चूंकि आप भी गवर्नमेंट का ऐसा है, जवाब तो आप भी देंगे कि यही वाली बात के एक तरफ कह रही गवर्नमेंट के जी जहर खाने को पैसे नहीं है, दूसरी तरफ करोड़ों रुपए के इश्तिहारात लग रहे हैं अखबार में, जो अभी शौकत बसा साहब बात कर रहे हैं। फिर आज एक और खबर है, इसके ऊपर मैं मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब से भी रिस्पॉन्स लूंगी, लेकिन आपसे पूछ रही हूँ, भारत ने गुज़िश्ता 2 महीनों में रूस से 34 मिलियन बैरल सस्ता तेल इंपोर्ट किया है। आज ये रॉयटर्स की खबर है, जिसके मुताबिक जिसकी मालियत $5 अरब से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान सस्ते तेल और गंदम के ऑफर के बावजूद दुनिया से महंगा तेल इंपोर्ट करने पर मजबूर है। आज इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत $123 फी बैरल हो गई थी। तो अब ये जो सिनेरियो बन रहा है, जिसके ऊपर माजी की हुकूमत और ये भी जैसे PTI कह रही है बात कि जी आप जाके सस्ता तेल ले सकते हैं, पड़ोसी मुल्क भी ले रहा है, सब ले रहा है, व्हाई वी आर वेरी मच रिलक्टेंट। इसलिए भी आपसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि एक फिक्रा कह लेने दीजिएगा। जी। क्या आप जुल्म ढा रही हैं इस इम्पोर्टेड रजीम पे? हमें तो रशिया की तरफ जाने की वजह से तो हमें हटाया गया है कि हम ये जुर्म क्यों कर रहे हैं कि अवाम के लिए सस्ता तेल ले रहे हैं, अवाम के लिए आटा गंदम लेना चाहते हैं, अवाम के लिए हम गैस लेना चाहते हैं। यही तो हमारा जुर्म है। इनको इसलिए लाया गया है कि आप अमेरिका की गुलामी में ये मुल्क रहे, पहले बरतानिया की गुलामी में थे, अब अमेरिका की गुलामी में है, और ये गुलाम खुश है। आज इससे जवाब ले रही हूँ जी शौकत बसा, आज साहब से जवाब ले रही हूँ जी। आजिज दामरा साहब जी, गरीदा झूठों पे खुदा की लानत, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मेरे भाई अभी फरमा रहे थे कि ये इंडिया से कारोबार करना चाहते हैं कश्मीर के सौदागरों। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हो कि रशिया की वजह से हमें हटा दिया गया। आज आपके प्रोग्राम में
शौकत बसरा साहब ये ब्रेकिंग न्यूज दे दें, कोई झूठा वो कागज नहीं दिखाएं जो इन्होंने जलसे में दिखाया था कि जी, और बाद में एक झूठा सा खत इन्होंने पेश कर दिया है जिसके सच्चाई साबित करने के लिए अब इनकी दौड़ें लगी हुई है। तो अगर रशिया से आपने एमओयू कोई साइन किया है तो आज आप बता दें कि वो एमओयू की कॉपी जो आपने स्टेट टू स्टेट होती है, उसके बाद आप रशिया गए और आपने कोई मुआहदा साइन किया है जिसमें पाकिस्तानी रुपीस भी बता दें जिसमें आपको पेट्रोल किस कीमत में मिल रहा है। और डरपोको, आपने तो जो ईरान गैस पाइपलाइन जो अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिर से उसको जिंदा किया है, आप में जुर्रत और हिम्मत थी? अभी आप में अगर इतनी जुर्रत है और आप अपने आप को गैरतमंद कहते हैं कि ये जो आप खूनी मार्च निकाल रहे हैं इसको जरा नाम दे दें अमेरिका मुर्दाबाद मार्च, और हर टॉक शो में पहले आप शुरुआत करें अमेरिका मुर्दाबाद। आज के बाद और नहीं इनसे ये झूठे हैं, ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। मैं तो बताना चाहता हूं कि कौम आपके फिरेब में नहीं आएगी, फितने में नहीं आएगी। आप आज कह दें, ये पीटीआई कह दे कि आज के बाद पीटीआई ये मुतालबा करती है कि जब ये हुकूमत में आएंगे जब तक अमेरिका इनकी हुकूमत हटाने की माफी नहीं मांगेगा। अच्छा, ये बात तो मैं भी ले रही हूँ, शौकत बसरा से पूछ रही हूँ, बसरा साहब से पूछ रही हूँ। आजिज मेरे सवाल का जवाब दे दो। नाउ यू पीपल आर इन द गवर्नमेंट ना, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री बिलावल साहब देख रहे हैं, उनके पास है। अब मुझे ये बताए ना कि अब जहाँ पे उन्होंने जब उन्होंने सवाल सुने, उन्होंने ये बात खड़े होके बाहर रिसेंट विजिट में कर दी कि जी जो रशिया वाला मामला था उसको ऑन करते, उन्होंने ऑन भी किया इमरान खान साहब का। अब सवाल वही है कि आज भारत ले रहा है कम पैसों में, तो रशिया जब कम पैसों में हमें ऑफर कर सकता है तो व्हाई वी नॉट, मतलब मौजूदा हुकूमत भी तो जा सकती है। जी रिदा में वही जवाब दे रहा था कि दिलेर लीडर वो होता है, नडल लीडर वो होता है जो अमेरिका में खड़ा होके और रशिया के उस विजिट को कहे कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने अगर जो विजिट की है वो बिल्कुल ठीक है, वो मेरे मुल्क की खारजा पॉलिसी के तहत की है। इनमें जुर्रत है, अखलाकी तौर पर जुर्रत है। ये तो एक फोन कॉल के सुनने के लिए मुंतजिर थे, एक कॉल करने के लिए ये उनके बूट पॉलिश कर रहे थे। आज ये किस मुंह से कहते हैं कि हम जो ये रिजीम ने ये इंपोर्टेड हुकूमत है? आज भी खारजा मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने आपके प्राइम मिनिस्टर को, ये बसरा साहब डिनाई करें इस स्टेटमेंट से, ये होती है गैरतमंदी, ये होती है जुर्रतमंदी, ये होती है रियल पाकिस्तानी के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट। और दूसरी बात, जब रशिया जी मिलेगा हम उस मुल्क से इत्तेहाद भी करेंगे, और जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बाद अमेरिका में खड़े होकर कहते हैं कि वो विजिट बिल्कुल ठीक हुई है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी तवज्जो से पूछना चाहता हूं, एक और झूठ को अया करना चाहता हूं कि इन्होंने अगर एमओयू साइन किया है रशिया के साथ पेट्रोल कीमत में, तो ये खड़े होकर बता दें। और जहां तक इन्होंने केसों की बात की है ना, जिन लोगों को इन्होंने कहा कि एजेंसियां क्लियरेंस देती हैं बाद में वो वजीर बनते हैं, तो ये मेरा भी सवाल है कि वो इनकी काबीना के 70% लोग जो ड्यूल नेशनल थे, जो अमेरिका से ताल्लुक रखते थे, वो काबीना में कैसे बने? और आज नदीम बाबर कहाँ है जो 8 अरब रुपए का टीका लगा के कहते पेट्रोलियम की कीमत में? वो अमेरिकन था। इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा कि ड्यूल नेशनल लोगों को आपने काबीना में बिठाया, आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, कौन पूछेगा उनसे जो आप पाकिस्तान में नहीं है? हाँ सही, ठीक है। शौकत बसरा साहब की तरफ जाऊंगी। जी शौकत बसरा साहब। अच्छा, मुझे लगता है शौकत बसरा साहब एमओयू दिखाएं कौम को, अगर इन्होंने कोई मुआहदा किया था पेट्रोल का रशिया से। सही, मैं शौकत बसरा साहब से पूछ रही हूँ। मीनवाइल में जरा मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब की तरफ भी जाते हैं कि शौकत बसरा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। जी मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, अच्छा ये जो सस्ता तेल लेने की बात हो रही है, जैसे हम देख रहे हैं भारत के साथ भी एक ट्रांजैक्शन हुई है रशिया की, और इस हवाले से भी, तो क्या इस पर अब आपकी हुकूमत कुछ सोच सकती है? कोई इस हवाले से स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है? क्योंकि सस्ता तो मिल रहा है, इसकी निशानदेही तो लोग कर रहे हैं अब। जी देखिए, पहली बात यह है कि अपनी गलती जो कौमी नुकसान इन्होंने किया है वो माननी चाहिए, लेकिन ये कुछ क्या मैं कहूँ, 117-18 से इन्होंने डॉलर 182 तक पहुंचाया, उसका जवाब ये नहीं दे रहे। महंगाई जो 71 सालों में हुई है, डबल इन्होंने की है 3 साल और 8 महीनों में, उसका जवाब ये नहीं दे रहे। ये कहते हैं कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर बड़े ठीक थे। अगर आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक थे, बम्पर क्रॉप्स हुई हैं,
तो फिर मुझे बताएं कि ये आटा 700 1400 में क्यों गया, चीनी जो 55 और 60 120 पे क्यों गई, जो घी और डालडा वगैरह है ये इसमें 450% इजाफा हुआ है, दवाइयों में हुआ है। तो ये आपकी नाकामी है, अवाम को तो कोई रिलीफ हमें नजर नहीं आया। झूठे पे अल्लाह की लानत होती है, जिसका लीडर झूठा हो उसकी पूरी पार्टी झूठी होगी, हम इनको क्या कह सकते हैं। लेकिन जी जहां तक आपके सवाल का रशिया के हवाले से है, कोई इस वक्त तक मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से कोई ऐसा हमें राब्ता या कोई ऐसी डिप्लोमेटिक जो एफर्ट नजर नहीं आई जिसके तहत ये साबित होता हो कि पिछली हुकूमत ने तेल खरीदने का कोई मायदा किया हो। मैं अपनी हुकूमत के हवाले से कहता हूं कि हमारी हुकूमत का अब बड़ा ये संजीदगी से हम सोच रहे हैं कि इस ऑफर को बिल्कुल अवेल करना चाहिए और रूस के साथ फौरी तौर पे मुआहिदा करके सस्ते तेल की खरीदारी को मुमकिन बनाना चाहिए। इस हवाले से मुशावरत भी हुई है, लेकिन इस वक्त तक वजारत पेट्रोलियम में किसी किस्म की कोई कॉरस्पॉन्डेंस का सबूत नहीं मिला। अगर वजीर साहब ने किसी अपने दोस्त से ज़बानी जमा खर्च की हो तो उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे ये हुकूमत पाकिस्तान के मफाद के लिए, अगर सस्ता तेल हमें रूस से हम ला सकते हैं जिस तरह पड़ोसी ममालिक ला रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी हमें इस मुश्किल वक्त में जरूर अवेल करनी चाहिए। क्योंकि आज भी आपको पता है कि इंटरनेशनली $6 इजाफा हुआ है ऑयल प्राइसेस में, तो ये मजीद आगे जो लगता है कि क्राइसिस बढ़ेगा, हमें फौरी तौर पे इकदाम करने होंगे। तो मैं फिर दोहराता हूं कि 45 दिन की हुकूमत, ये माफिया, ये जो अभी बेहुदा गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये पिछले 6 सालों से हम सुन रहे हैं, 6 सालों से एक ही तमाशा हम सुन रहे हैं, और ना इनमें अदब है, ना किसी का एहतराम है, ना अखलाकी किरदार है। और फिर जहां तक इनके लीडर साहब का कमाल है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में जाके छुपे हैं, वहां इस्लामाबाद में असेंबली से तो वो भाग गए हैं। असेंबली में उनको बैठना चाहिए था, अपने 3 साल 8 माह की कारकर्दगी कौम के सामने रखनी चाहिए थी, अपनी पॉलिसियां बतानी चाहिए थी, क्योंकि असेंबली में पार्लियामान के सामने इन्हें जो अब्दे होना था, कौम को इनकी असलियत पता चलती। ये अपने गुनाह और अपनी नाअहली छुपाने के लिए कभी अमेरिका को क्या लगे इमरान खान रहे या ना रहे। इमरान खान तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन ये जमात साबित हुई, जिसने इक़्तिसादी तौर पर मुल्क को तबाह किया, और कश्मीर का मुकदमा 71 सालों के बाद ये कौम जीता हुआ मुकदमा इन्होंने कंप्रोमाइज किया। तो वो तो मैं समझता हूं कि बड़े फेवरेट होंगे अमेरिका के, जिन्होंने बहुत से काम उनके लिए किए। तो आज जरूरत इस चीज की है कि बजाय हम एक दूसरे की टांगे खींचे, हमें मिल के बैठ के ये इस वक्त जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, उनसे हम अवाम को उन बुरानों और चैलेंजेस से निकालें और अवाम को रिलीफ दें। देखें 2013 की हुकूमत में भी 9-10 साल से दहशतगर्दी थी, एनर्जी क्राइसिस था, 3.5 सालों में ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं बना के मुल्क को दे सके। तो ये क्या दावे करते हैं, मुझे एक सेक्टर में इनकी डेवलपमेंट बता दें। मोटरवेज 100 किलोमीटर इन्होंने मोटरवे नया नहीं बनाया। इन्होंने नए जो हमारे दौर के बिजली पैदा करने के कारखाने या डैम्स थे, उनमें से एक नया डैम ये बता दें इन्होंने बनाया हो। कौमी तरक्की के हवाले से कोई एक ऐसा मंसूबा बता दें कि इन्होंने जो 2000 अरब रुपया कर्जा लिया है वो किसी ऐसे मंसूबे को एसेट इस मुल्क में बनाया हो ताकि हम कह सकें कि कोई कारकर्दगी के लिए इनके पास बात करने की है। ये तो असेंबली से भी भाग गए हैं, इनका लीडर अपना घर छोड़ के भाग गया है, और अब मैं समझता हूं कि इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। जो इन्होंने इन्वेजन किया, मुसल्ला लोग थे, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, जीबी के वजीर आला के साथ ये मुसल्ला लोग थे जिनके पास आतशीन ऑटोमेटिक असला था। ये तो इस हद तक आ गए थे, अपने मुल्क को तबाह और बर्बाद और खाना जंगी तरफ ये लेके आ रहे थे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट अगर इनको रास्ता ना देती तो ये पता नहीं क्या से क्या करते। और इन्होंने 2 दफा सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी की। पिछली दफा भी जब इन्होंने धरना किया था तो इन्होंने कमिट किया था कि रेड जोन में नहीं आएंगे, इन्होंने वो खिलाफ वर्जी की। इस दफा भी इन्होंने कहा कि डी चौक नहीं आएंगे, वो वहां पे आए। और देखें जब अदम एतमाद हो रही थी तो ये आयन शिकन वजीर आजम था उस वक्त इमरान खान, इसने कानून को नहीं माना, इसने जो हमारे पार्लियामान के
रूल्स हैं उनको नहीं माना, आईने पाकिस्तान को तोड़ा, तो ये कौमी मुजरम है। ये अब अपनी सियासी जो साख है उसको बचाने के लिए कभी अमेरिका पे तनकीद कर, कभी हमें चोर चोर कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। ये कौम इनसे इंशाल्लाह हिसाब लेगी। और जो मैं तो अभी मुतालबा करता हूँ कि ये जो इन्होंने ऐलान किया था खूनी मार्च होगा, और फिर आज एडमिट किया है कल इन्होंने कि हमारे लोग मसल्ला थे, फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को इनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ जो वफाक के खिलाफ ये एक तरह से जारियत का इरादा रखते थे और उसका इन्होंने मान भी लिया है कौम के सामने। लिहाजा ये अब जरूरी कि इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले और ये इनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत बसर साहब आपका, अजीज आमर साहब का, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का। प्रोग्राम खत्म हो गया, टाइम नहीं है प्रोग्राम का मजीद मैंने डिस्कशन करना था जी। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेजबान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।